हेलो दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आदर्श सोलंकी अपने नए चैनल STB@साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए मेरा चैनल बहुत ही पसंद आएगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने चैनल के द्वारा आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक दे पाऊँ और मैं ये चाहूँगा कि आपके लिए आज बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ाने का प्रयास करूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर क्या होता है कि स्कूलों में इस चैप्टर के लिए टीचर छुड़वा देते हैं, क्योंकि इसमें हमारे शरीर के बारे में जानकारी होती है, टीचरों को झिझक रहती है। लेकिन हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इसके लिए पूरी डिटेल से देखें। आप ही देख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें पूरा मानव जनन के बारे में बताया गया कि किस प्रकार का मानव में जनन होता है, किस प्रकार से गैमीट्स बनते हैं। NCERT के पैटर्न पे हम लोग चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से NCERT ने हमें जो टॉपिक दिए हैं उस प्रकार से समझने का प्रयास करें। तो जिससे पहले मैं टॉपिक चालू करूं उससे पहले आपके लिए एक बार बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है उसका नाम है STB@साइंस क्लासेस। आप लोग इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मैं वादा करता हूं यदि आप TGT या इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो निश्चय ही ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो हम शुरू करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें ये 7 टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम आज इसी टॉपिक को लेंगे। इसमें हम पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है, कहाँ पर होता है, कौन कौन से अंग इसको मिल करके बनाते हैं। दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें पूरी जानकारी लेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और उसमें क्या क्या होता है। बहुत ईजी लगेगा आपके लिए। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस कि मेल और फीमेल में गैमीट्स किस प्रकार बनते हैं और किस प्रकार से वो एक दूसरे से फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी करते हैं। तो जो पांचवा जो टॉपिक हम लेंगे वो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन लेंगे। ठीक है, बताएंगे पूरा डिटेल में। इसके बाद में प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा और लास्ट में इसका जो वो होगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन होगा। यानी कि पार्चुरेशन का मतलब होता है प्रसव। ठीक है, प्रसव और लैक्टेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल A से लेके Z तक हर चीज़ कवर करने का प्रयास करेंगे। हम ये चाहेंगे कि इस चैनल के द्वारा हम आपके लिए इतना कंटेंट दें कि आप किसी भी कंपटीशन में इसका लाभ उठा पाएँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ह्यूमन होता है वो बीवी पेरस एनिमल होता है। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जो बच्चों के लिए जन्म देता है। ऐसे प्राणी जो बच्चों के लिए जन्म देते हैं उनके लिए हम बीवी पेरस कहते हैं। ठीक है, ये मनुष्य में इस प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो मेल और फीमेल होते हैं उनमें गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, ये गैमीट कैसे बनते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं उनमें मियोसिस होता है, मियोसिस से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। और जो मेल होते हैं उनमें स्पर्म होते हैं गैमीट के रूप में। तो ये प्रोसेस जो मेल में होती है उसके लिए हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल में स्पर्म का निर्माण होता है तो ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। फीमेल में ओवम का निर्माण होता है तो इस क्रिया के लिए हम oogenesis कहते हैं। ठीक है, इतना क्या होता है, गैमीट्स फॉर्मेशन में होता है। इसके पश्चात क्या होता है कि जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट से मिलता है। इससे हम रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं।
आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इससे क्या होता है, ये मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, जिससे जाइगोट बनता है। ये जाइगोट कहाँ, ये ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है, इसके बाद ये गर्भाशय में आ जाता है, जिसे हम प्लांटेशन की प्रोसेस कहते हैं। ये आप जो प्लांटेशन पढ़ेंगे वो ये 5वें टॉपिक में पढ़ेंगे। ये जो जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये पूरे चैप्टर का ओवरऑल रिव्यू है, पूरा है, इसमें सारा कुछ बताया गया कि कैसे इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है मेल में, वो इवन इन ओल्ड मैन तक कैरी ऑन रहती है, जारी रहती है। यानी कि जो यदि जो मेल होता है उसकी उम्र ज़्यादा भी हो तब भी क्या होता है कि उसमें स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस चलती रहती है, यानी कि वो बच्चे पैदा करने में सक्षम होता है। जबकि जो फीमेल होती है उसमें जो ओवम बनने की प्रोसेस है वो सीज हो जाती है एज ऑफ 50 ईयर्स। यानी कि किसी किसी अपवाद में हो सकता है कि कम या ज़्यादा हो, लेकिन अराउंड 50 ईयर्स तक नॉर्मली जो ओवम फॉर्मेशन की प्रोसेस है वुमेन्स में सीज हो जाती है, ऐसा एनसीईआरटी बताती है। तो अब हम आओ क्रम से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, किन किन भागों से ये मिलकर के बनता है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे जो मेल होता है, जैसे मान लो ये कोई मेल, तो ये वाला जो इसका पोर्शन होता है सारे जननांग इसी क्षेत्र में होते हैं। इस भाग को हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। ये दिया, ये कौन सा पेल्विस रीजन है। पेल्विस रीजन में सारे जननांग पाए जाते हैं। इन जननांग में होता क्या है, वन पेयर टेस्टिस होते हैं, पहला भाग ये है। वन पेयर टेस्टिस होते हैं यानी कि एक जोड़ा वृषण पाए जाते हैं। 4 प्रकार की सहायक नलिकाएं होती हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। और एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया पाया जाता है, इसके लिए हम पेनिस भी कहते हैं। पेनिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो टेस्टिस होते हैं ये संख्या में कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं। 1 पेयर होते हैं ये, और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्थित होते हैं। उस स्थान को हम कहते हैं स्कॉर्टम। ये देखिए, इस चित्र में आप देखने का प्रयास करिए। ये मेल में क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। जो बर्ड्स या अन्य प्राणी हैं उनमें जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन होता है उसमें जो टेस्टिस हैं या अन्य स्तनधारी होते हैं उनमें जो टेस्टिस होते हैं उदर गुहा से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक थैली लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। इस थैली लाइक स्ट्रक्चर के लिए हम बोलते हैं स्कॉर्टम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश। इसके अंदर ये उपस्थित होते हैं। अब ये इसके अंदर उपस्थित होते हैं तो इसका कोई ना कोई कारण भी होता होगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, ये 1 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृषण कोश और एब्डोमिनल कैविटी में क्या अंतर है। तो इसमें अंतर ये है कि जो वृषण कोश होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है एब्डोमिनल कैविटी की तुलना में। ठीक है, अब इनका टेम्परेचर कम इसलिए होता है ताकि जो बनने वाले स्पर्म हैं वो अच्छे से सरवाइव कर पाए। यदि ये एब्डोमिनल कैविटी में होंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनके डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि इनका निर्माण जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के
बाहर होता है। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे जो प्रत्येक जो दर्शन होता है उसकी माप क्या होती है। देखिए, दर्शन की जो माप होती है, इनकी लंबाई जो होती है 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर लंबे। ये वाली जो लेंथ होती है वो 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। ये वाली जो लेंथ होती है 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है। और प्रत्येक जो टेस्टिस होता है इसमें इस प्रकार के, इससे ऐसे ऐसे लगभग 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, इन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं वो आगे चित्र जो दिया है नीचे उसमें दिखाए गए हैं, मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखो, ये देखो, ये बने, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। पूरे वृषण में होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनकी संख्या लगभग 250 तक होती है। कितनी होती है? 250 तक होती है। ये लिखिए, संख्या में ये कितने होते हैं? 250 होते हैं। ठीक है। इनके इनके अंदर बहुत हाईली कोइल्ड, बहुत ही उलझी हुई इस प्रकार से नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं तो इसके अंदर पाई जाती हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका जो होती है उसे हम जर्म सेल कहते हैं, दूसरी कोशिका होती है सर्टोली सेल्स कहते हैं। एक एक नंबर का ये भी क्वेश्चन है कि बताइए जर्म सेल का क्या फंक्शन है और सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है। तो हम ये जान लेंगे, जो मेल जर्म सेल है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मेल जर्म सेल है उससे स्पर्म बनते हैं। उससे क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। इस इन वाली कोशिकाओं से स्पर्म बनते हैं। और दूसरी कोशिकाएं होती हैं सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। ये क्या करती हैं? ये जो मेल जर्म सेल है उसके लिए न्यूट्रिशन देती हैं, पोषण प्रदान करती हैं इन कोशिकाओं के लिए। ये देखो आगे दिया होगा, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। तो इनका काम है न्यूट्रिशन प्रदान करना। यदि ये कोशिकाएं नहीं होंगी तो जर्म सेल के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जब इसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा तो फिर स्पर्म ही नहीं बनेंगे। इसलिए सर्टोली सेल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेल इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इनके बाहर की ओर कुछ खाली स्थान होता है, इसके लिए हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। यानी कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आप ये देख रहे होंगे, बाहर की ओर कुछ कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम इंटरस्टिशियल कोशिकाएं कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल जो कोशिकाएं होती हैं एक प्रकार का हार्मोन बनाती हैं। इन कोशिकाओं को लेडिंग सेल भी कहते हैं। ठीक है। ये क्या बनाती हैं? हार्मोन्स बनाती हैं। इस हार्मोन्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स। ये हार्मोन कहलाता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स कहलाता है। देखिए, टेस्टिकुलर हार्मोन्स कहलाता है। यानी कि जब यहाँ पे टेस्टिकुलर हार्मोन्स बनता है तो ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स जो है स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए उत्तेजित करता है, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए तेज करता है। ठीक है। इसके बाद में जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स होती है, हमने बताया ये 4 प्रकार की होती हैं।
ठीक है, वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। पहली तो हमने बताई दी थी कि वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये जो टेस्टिकुलर लेवल्स से पाई जाती हैं, और वृषण के बिल्कुल बाहर की ओर टेस्ट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से लगी हुई ये वाली जो भाग है, इस भाग में जो नलिकाएं होती हैं इन्हें हम बोलते हैं रेट टेस्टिस। कौन सी नलिकाएं होती हैं? ये रेट टेस्टिस होती हैं। ये जो रेट टेस्टिस होती हैं वो टेस्टिस से बाहर की ओर होती हैं। तो पहली कौन सी है? रेट टेस्टिस। दूसरी क्या है? रेस टेस्टिस से बाहर की ओर ये नलिकाएं आती हैं जो रेट टेस्टिस और एपिडिडाइमस को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। इन नलिकाओं को हम बोलते हैं पास एफ्रेंसियम। यहाँ जब शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है तो रेट टेस्टिस में, रेस टेस्टिस से बास एफ्रेंसिया में, और बास एफ्रेंसिया से एपिडिडाइमस में पहुंच जाती है। तो तीसरी जो नलिकाएं होती हैं एक्सेसरी डक्ट्स में वो होती हैं एपिडिडाइमस। तीसरी कौन सी थी? एपिडिडाइमस होती है। अब एपिडिडाइमस ही आगे की ओर एक लंबी एक नलिका बनाती है। इस नलिका के लिए हम बोलते हैं बास डिफरेंस। ये बास डिफरेंस है, आप दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये नंबर थोड़ा नीचे से ऊपर आ गया है, इसे हम हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये क्या है? बास डिफरेंस, बास डिफरेंस है। ये प्रत्येक ओर की जो बास डिफरेंस है ये आगे जाकर के ये फूले हुए थैले एक समान रचना में मिल जाती है। इस रचना के लिए हम बोलते हैं सेमिनल बेसिकल। ये दी हुई सेमिनल बेसिकल। ये सेमिनल बेसिकल क्या करते हैं? ये स्पर्म को स्टोर करते हैं। ये स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ से आया, यहाँ से होकर के यहाँ स्टोर हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से ये स्पर्म आते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। फिर ये दोनों ओर के जो सेमिनल बेसिकल है ये कॉमन पैसेज होता है। ये ऊपर की आप ये जो रचना देख रहे हैं ये यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन के लिए स्टोर किया जाता है। ये जो दोनों नलिकाएं हैं ये यूरेटर हैं। ये ऊपर यहाँ पे किडनी पाई जाती हैं। इन किडनियों से यहाँ पे मूत्र छन करके यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में आता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर और ये सेमिनल वेसिकल की दोनों की एक कॉमन ओपनिंग होती है। इस ये कॉमन ओपनिंग होती है, ये इसे हम पूरी को कहते हैं यूरेथरा। यूरेथरा एक ऐसा पैसेज होता है, यहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों के लिए रास्ता मिलता है। ठीक है, ये जो यूरेथरा होता है इसके दोनों ओर कुल मिलाकर के 3 ग्लैंड्स होती हैं। पहली तो ये सेमिनल वेसिकल ही है। पहली कौन सी? सेमिनल वेसिकल। दूसरी कौन सी? प्रोस्टेट। तीसरी कौन सी है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड क्या करती हैं? कुछ पदार्थों का स्रावण करती हैं जो शुक्राणुओं से मिलकर के, स्पर्म से मिलकर के सीमेन का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या क्या होता है? ये तीनों जो मिलकर के बनाती हैं उस फ्लूइड के लिए हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 पदार्थ होते हैं। फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? फ्रक्टोज, कैल्शियम, और कुछ एंजाइम्स होते हैं। हम दिखाते हैं आपके लिए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरा आपके लिए एनसीईआरटी का ही दिखाएं, पढ़ाएं। यहाँ दिया देखिए,
द मेल एक्सेसरी ग्लैंड, सेमिनल, वेसिकल एंड प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। यानी कि तीनों ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल, ये तीनों मिलकर के एक पदार्थ का सेक्रीशन करती हैं जो क्या कहलाता है, सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल जो ग्लैंड्स के सेक्रीशन से जो एक पदार्थ बनता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमिनल प्लाज्मा में तीन पदार्थ होते हैं, नंबर एक फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम। कौन कौन से पदार्थ होते हैं, नंबर एक फ्रक्टोज, नंबर दो कैल्शियम, नंबर थ्री कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो होता है रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन अभी हम जो ऊपर चित्र दिया है इसमें भी देखते हैं क्या दिया है, ये देखिए, ये इंटरस्टिशियल टेस्टिस की रचना दिखाई गई है, ठीक है। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये जो सेल्स हैं इनमें क्या बन रहे हैं, ये शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है, ये देखो लिखा, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है, सर्टोली सेल्स हैं, ये देखो, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये सर्टोली जो सेल्स होती हैं इनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये दिखाया गया है चित्र में, ये सर्टोली सेल्स, ये हैं सर्टोली सेल्स, ये क्या है, स्पर्म है, ये इनके लिए न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जो उन कोशिकाओं के बीच बीच में जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, और आपके लिए चित्र में ये दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है, स्पर्म, ठीक है। ये चित्र समझ में आ रहा होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटा जो है, एंड सर्टोली सेल्स। इस चित्र के लिए आप लोग कंप्लीट कर लेना, थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, बाकी मैं और दिखाता हूँ, पहले वाले जो डायग्राम है उन्हें भी देख लो, इसके लिए भी आपने समझ लिया होगा। हमने इसमें बताया था ये क्या, टेस्टिस हैं, ठीक है, कहाँ होते हैं, स्कॉर्टम में होते हैं, ठीक है। इनका टेम्परेचर क्या होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बने होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली कोशिकाएं। मेल जर्म सेल का मियोसिस होता है, स्पर्म बनते हैं, सर्टोली कोशिकाएं उनके लिए पोषण प्रदान करती हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, इनके बीच में वो क्या करती हैं, हार्मोन्स बनाती हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन बनाती हैं। और इसके बाद में क्या होता है, सहायक नलिकाएं होती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स डक्ट्स होती हैं। इसके अंतर्गत क्या है, रेड टेस्टिस आते हैं, बास एफरेंसियाँ आती हैं, एपिडिडाइमस आती हैं, ठीक है। एपिडाइमस आगे की ओर एक लंबी नलिका बनाती हैं जिसके लिए हम बास डिफरेंस कहते हैं। ये सेमिनल वेसिकल बनाती हैं, सेमिनल वेसिकल यहाँ खुलती हैं, इस पैसेज को यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनेटेलिया के रूप में ये जो लंबी रचना आप देख रहे हैं इसे हम पेनिस कहते हैं। ये पेनिस है, ये स्पेशल टाइप की मसल से बना होता है जो इसके लिए इरेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये लंबा जो पेसिस कहलाता है यूरेथ्रा कहलाता है। ये जो एंटीरियर पोर्शन है इसके लिए हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर एक ये जो स्किन आती है यहाँ पे ये इस तरीके से फोल्ड होती है, इस स्किन के लिए हम फोर स्किन कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को पूरा अच्छे से पढ़ें, और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें। और मैं एक बार आपसे और कहना चाहूँगा कि आप लोग कृपया करके जो हमारा ये चैनल है STB@साइंस एकेडमी, इसके लिए सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आज ये हमारा पहला वीडियो है। कोशिश की है कि आप लोगों के लिए समझ में आए। अगर कोई
और कुछ चेंज करने का है तो आप लोग कमेंट करिए, हमें बताइए कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। शुरुआत है, चाहेंगे सबको फ़ायदा हो। और इसी के साथ सभी लोगों के लिए राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय श्री राम।